हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव की एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम हमारा उसी सीक्वेंस जिसमें हम बात कर रहे थे द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जो कि थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। नॉर्मली हमारे पास कोई अगर चार्ज कंडक्टर है, शेप की बात हम नहीं करेंगे, हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है उसकी शेप ट्रायंगुलर हो या कॉनिकल हो, कैसी भी शेप हो सकती है, हमें पहले से प्री डिसाइड शेप नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे एक फ्री हैंड कर्व जो मैंने बनाई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एक कंडक्टर को जिसके सरफेस के ऊपर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके लिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके साथ में निकालेंगे फोर्स, और लास्ट में चलते चलते हम कंक्लूड करेंगे इसके लिए प्रेशर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आप काफी कुछ नया सीखने वाले हैं और काफी एक मजेदार बातें जो है आप यहाँ से जानने वाले हैं, और एक बहुत ही लिबरल और बहुत ही लिटरल से वे में, ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए, हमारी कोशिश रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड नॉट गोइंग थ्रू फर्दर एडवर्टाइजमेंट, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, टॉपिक में हमने बात करनी है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो अभी यहाँ पे मैंने जैसे थोड़ी देर पहले इंट्रो में बात की थी कि चार्ज कंडक्टर की जो शेप है वो हमारे पास पहले से फिक्स्ड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फ्री हैंड कर्व जो है वो ड्रॉ की है, जो येलो कलर से आपको दिख रही है। ये पूरी की पूरी फ्री हैंड कर्व है, ठीक है, ये सर्कुलर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस पूरे के ऊपर चार्ज जो है आप देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कर्व कैसी है, ए पॉइंट है, इसमें सी पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ए बी मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है, ये एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट बनाया है मैंने अलग से, ठीक है। ये छोटा सा सरफेस एलिमेंट इसलिए बनाया ताकि हम क्या कर सकें, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बना सकें, ठीक है। इसकी डायरेक्शंस बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट हम इमेजिन करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट P1 इमेजिन करते हैं और एक पॉइंट P2 इमेजिन करते हैं। P1 जो पॉइंट है वो है इस सरफेस के जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल बाहर की तरफ, और P2 जो पॉइंट है वो है इस सरफेस के जस्ट इनसाइड। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम निकालेंगे टोटल फोर्स, और इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम आगे अपनी जो फर्दर कैलकुलेशन है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे इस पूरे जो अपने पास सरफेस था कंडक्टर का, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट तो हम मानते हैं ए बी, जो छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, और बाकी जो बच गया ए सी बी, बाहर का जो बच गया, ठीक है, ए सी बी और ए बी, हमने दो अलग अलग हिस्से किए हैं यहाँ पे। अब हम ये मान लेते हैं कि जो ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फिगर में ए बी की वजह से हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E1 है, और ए सी बी की वजह से मान लेते हैं E2 है। तो कैसे होगी डायरेक्शन, देखिए यहां से ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से देखिए डायरेक्शन बनाते हैं हम। देखिए ये डायरेक्शन रहेगी E1 की, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, AB की वजह से, और AB के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कहां रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट बच गया यहां से, जो ACB हमारे पास एलिमेंट बच गया, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान लेते हैं क्या होगी, E2 होगी, और ये भी कहां होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इस ACB की वजह से कहां होगी, वो बाहर की तरफ होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ आ रही है, E1 और E2। सिमिलरली जो पॉइंट P2 है, इसके लिए E1 की जो डायरेक्शन होगी वो इसी साइड अंदर की तरफ होगी, AB की ओर से अंदर की तरफ होगी सरफेस एलिमेंट की वजह से, दिस इज E1। लेकिन जो E2 है वो अभी भी क्या होगा, इस सरफेस से बाहर की तरफ होगा। ये जो ACB है इससे कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। तो E2 की डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी, यानी कि बाहर की तरफ होगी। जो पहले वाली डायरेक्शन है उसी को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। ये दो केसेस हैं हमारे पास में, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, और अभी हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कैलकुलेशन इसी फिगर के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब जैसे हम मान लेते हैं, नाउ लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, जो P1 हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहां पे हम बात कर लेते हैं E P1 की। अब ये कितना होता है, देखिए बुक्स में आप देखेंगे ना, तो यहां पे लिखा हुआ है इस चीज को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कैसे आया, आपको दिख तो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है सारी बुक्स में। एनसीईआरटी की बुक्स आप कोई भी पढ़ेंगे, आप सीबीएसई की जो अलग अलग रेफरेंस बुक्स आती हैं उन सब में इसको सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ही लिखा हुआ है। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कहां से है, देखिए आपको पता है
मैं ये थोड़ा अलग से करके बता देता हूं आपको कि ये कहां से आया, क्योंकि हम रिजल्ट में सिर्फ इसी को यूज करने वाले हैं, इसको सोल्व नहीं करने वाले अलग से। जैसे फ्लक्स आप लिख रहे थे हमेशा से फाई, इसको आप लिख रहे थे ई डॉट डी एस यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू हम लिख रहे थे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम लिखते आ रहे थे शुरू से, ठीक है। अब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था हमारा, क्यू अपॉन जो ds यहां से जो सरफेस एरिया बनेगा, जैसे s हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हो गया, और q अपॉन s यानी टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया क्या होती है हमारी, क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि हम E को क्या लिख सकते हैं यहां से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ये चीज समझ आई होगी आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि हम इस कैलकुलेशन को यूज नहीं करने वाले हैं, हमें सिर्फ इसी रिजल्ट को यूज करना है और इसी के लिए सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 आ गया हमारे पास कि P1 पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं आगे हमारी कैलकुलस में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपको समझ आई होगी। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P2 पे, यहां से E P1 हो गया। सिमिलरली जो E P2 होगा यहां P2 पॉइंट पे, देखिए P2 पॉइंट कहां है, इस कंडक्टर के कहां है, अंदर की तरफ है। हमने दो केस कंसीडर किए थे कि पॉइंट क्या होगा, या तो जस्ट आउटसाइड, P1 कहां है, जस्ट आउटसाइड, और P2 कहां है, जस्ट इनसाइड है। तो हमेशा की तरह जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते किसी भी कंडक्टर के लिए, देन हमने ये बात की थी कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर तो चार्ज होगा, बाहर किसी पॉइंट के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 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 प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां है कि कंडक्टर के अंदर की तरफ कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे वो क्या होगी, हमेशा की तरह 0 होगी। ये हमने बात की थी बिल्कुल जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो थी एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की, जो जस्ट सेकंड वीडियो थी, उस वीडियो में हमने इस बात में डिटेल में हमने बात की हुई है कि अंदर 0 होता है तो क्यों होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आता है देन इट्स ओके, कंटिन्यू कीजिए इसी वीडियो के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डाउट्स होते हैं तो मैं कहूंगा ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, आपके लिए चीजें और भी ईजी हो जाएंगी। तो ये दो केसेस आ गए, देखो ये तो वो चीजें हैं जो हमको क्या है मैथमेटिकली हमें पता है कि ये होने वाली है, ठीक है। ऑल्सो अब हम लगाएंगे लिटरल सा मैथमेटिक्स, बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक्स। कैसे लगाएंगे देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 के ऊपर कितना होने वाला है, देखो यहां से मैथमेटिकल कंडीशन आ जाती है हमारी, E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं, यहां से कि E1 प्लस E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। पूरी वैल्यू किसके बराबर है, पूरी वैल्यू बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसको ऐसे का ऐसा छोड़ देना, हमें इसको चेंज नहीं करना है, नहीं छेड़ना इसको, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहने दो। अब आ जाओ यहां से EP2 ऑल्सो सॉरी अगेन EP2 कितना होने वाला है, देखिए E1 की डायरेक्शन तो कहां है, बाहर की तरफ है, बाहर निकल रही है, AB की वजह से कहां है, बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो E1 तो एज इट इज छोड़ दीजिए, और E2 क्या हो जाएगा, E2 की जो डायरेक्शन है वो E1 से क्या है, ऑपोजिट है। E1 और E2 क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वेक्टर्स में जब वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं देन डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहां पे E1 माइनस E2, और ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये वैल्यू 0 के बराबर थी। EP2 कितना था, 0 था। और अगर ये 0 होता है तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि E1 बराबर किसके है, E2 के है, ठीक है। और E1 इज इक्वल टू E2 अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में लिखते हैं तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाती है, यहां से देखिए, यहां से कितना हो जाएगा, मान लेते कि 2E2 इज इक्वल्स टू E1 और E2 को हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए E2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2E2 इज इक्वल्स टू द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जो E2 है हमारा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने बेसिक से जनरल से वैल्यू निकाली है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक, सॉल्यूशन हमारा काफी ज्यादा आगे है, लेकिन मेरे ख्याल से वहां तक आपको वैल्यू समझ आई होगी, ठीक है। E2 इज इक्वल्स टू द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां तक वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चलिए ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखिए फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स कितना होएगा। अब इस टाइम पे फोर्स किसी वजह से निकालेंगे, इस AB की वजह से निकालेंगे, ठीक है। AB जिसका सरफेस एरिया क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, सरफेस एरिया हम इमेजिन करते हैं ds है, और चार्ज इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि dq चार्ज होगा, ठीक है, कंप्लीट चार्ज नहीं है, dq होगा। तो इसके लिए फोर्स भी कितनी आएगी, फोर्स ऑन AB जो हमारा सरफेस एलिमेंट है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो फोर्स कितना होगा, यहां पे देखिए, मान लेते हैं dF होगा, फोर्स का कंपोनेंट dF, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना होने वाला है, फोर्स क्या होती है, हमेशा ये याद रहेगा आपको, फोर्स क्या होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज से, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से, तो वो चीज किसके बराबर हो जाती है? आप लिखते हैं ना F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, या फिर E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू लिखते हैं हम लोग, जो कोलाम्स लॉ का एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस केस में। सो DF इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी E2 आई है, इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है? हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। P1 और P2 के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसीलिए इसको बॉक्स में पैक किया, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। E2 इंटू जो चार्ज था हमारे पास में dq, ये चीज रख दी यहाँ पे हमने, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, यहां से E2 की वैल्यू रखते हैं, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास में? dq आ गया, ठीक है। यहां तक एक्सप्रेशन समझ आया होगा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मुझे थोड़ा वर्क स्पेस चाहिएगा इसको क्लियर करने के लिए, तो यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए यहां तक हम वैल्यू निकाल चुके हैं, df इज इक्वल टू दिस। अब इसी एक्सप्रेशन को हम आगे बढ़ाते हैं हमारी कैलकुलस में। देखिए यहां से अब df एज इट इज मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहां से लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अभी किस में चेंज करने वाले हैं? इसे dq में चेंज करने वाले हैं। आपको पता है कि dq की वैल्यू कितनी होगी, यानी जो चार्ज था q जो हम लिख रहे थे हर जगह, जैसे हम लिख रहे थे चार्ज q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, यानी कि जो सरफेस एरिया था वो, ठीक है। dq एलिमेंट के लिए बात करते हैं तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां रख सकता हूं, मैं यहां रख देता हूं सिग्मा इंटू ds, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। तो ये df क्या है? df है फोर्स ऑन द सरफेस एरिया एलिमेंट AB, सिर्फ एलिमेंट के, छोटे एलिमेंट के लिए। तो पूरे एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? पूरे एलिमेंट के लिए हम क्या कर देते हैं कि ये जो छोटे छोटे पोर्शन होंगे इन सबको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। कैसे लिखेंगे? देखिए यहां से फोर्स F इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ df, सारे फोर्सेस के जो टर्म होंगे उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या आएगी वैल्यू? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे कैसे रह जाएगा? क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट वगैरह सारी चीजें कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा? सरफेस के ऊपर होगा, दिस इज द सिग्मा स्क्वायर, सॉरी। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? सरफेस वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगी? टोटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन और होता है, जो फोर्स F है, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग का जो हमारा एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अगर आपको याद हो तो। हमने क्या लिखा था कि EP1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिखी थी। अगर EP1 को हम क्या मान लें? जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, तो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सिग्मा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट E लिख सकते हैं, ठीक है। जहां जहां सिग्मा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट E लिख सकते हैं। लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है? दोबारा से एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट फिर से क्या है? कांस्टेंट है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? देखिए यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर वाली जो हमारे पास टर्म है 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन, अब क्या है नीचे? 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ S ds। देखिए इंटीग्रेशन टर्म को मैं सोल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो शेप है, ये जो शेप हमने बनाई है क्या है? फ्री हैंड कर्व है। तो इसका एरिया जो है हमारे पास पहले से कंसिडर्ड नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। हमें पहले से नहीं पता। अगर ये कोई स्फेयर होगा तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये कोई हमारे पास, सॉरी, अगर ये सर्कुलर होता है तो क्या हो जाएगा? 4πr²। सिलेंडर हो जाएगा, उसके लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो वैल्यू अलग अलग आ जाएंगे, समझ पा रहे हैं? ds की वैल्यू हर बार चेंज होगी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से ये जो स्क्वायर की टर्म है वो कट जाएगी, तो यहाँ से जो फोर्स F रहेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दूसरा जो एक्सप्रेशन आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास में 2 एक्सप्रेशन आ गई यहाँ पे, ये 2 एक्सप्रेशन आपको निकालने हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब एक टर्म और बच गई, लास्ट की जो टर्म बच गई वो और बता देता हूं मैं आपको। बहुत ही आसान सा सिंबल है। अगर मैं इस ds को, यानी जो एरिया आएगा, अगर इस एरिया को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? फोर्स से, तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है? df अपॉन ds, यानी कि एरिया, सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चाहे वो इस एलिमेंट के लिए हो चाहे
पूरे सरफेस के लिए हो, ठीक है। चाहे छोटे से एलिमेंट के लिए निकालो, एक छोटे से पार्ट पे निकालोगे तब भी प्रेशर उतना ही रहेगा, और पूरे सरफेस के निकालोगे तब भी प्रेशर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। जैसे मैं खड़ा हूं इस रूम के किसी भी एक कोने में, अगर मैं खड़ा हूं इस टाइम पे, तो जितना प्रेशर मैं यहां लगा रहा हूं, अगर मैं इस रूम के दूसरे एंड पे चला जाता हूं तब भी क्या रहेगा, वो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहता है। तो प्रेशर चेंज नहीं होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो dF इज इक्वल टू ds, और वैल्यू क्या बचने वाली है यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर दूसरी वैल्यू क्या बच सकती है यहां से, दूसरी वैल्यू क्या बच सकती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमारे पास आ सकती है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। एक एक्सप्रेशन हमारे पास में ये आ गया। दूसरी हमने क्या निकाल ली, फोर्स की वैल्यू हमने सोल्व कर ली कि फोर्स कितना लगने वाला है। और तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू थी वो हमने निकाल ली प्रेशर। ये प्रेशर हमने एडिशनल टर्म निकाली, हमें निकालनी थी, क्या निकालनी थी, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन रहेगा। डिपेंड करेगी फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फोर्स यहाँ पे पूरी तरह से डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस के ऊपर। हालांकि सरफेस भी यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है, सरफेस एरिया भी कांस्टेंट होगा, तो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था आज का। मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन आपको समझ आया होगा, क्योंकि कोशिश ये की गई है कि टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करके ज्यादा से ज्यादा सिंपल शब्दों में समझाया जा सके, और वीडियो को छोटे से छोटा रखने की भी कोशिश रहती है। दोनों बातें कंसिडर करनी पड़ती हैं, बैलेंस करनी पड़ती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।